गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा अपना व्याकरण में सेकंड चैप्टर चला हुआ है, ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी, इसमें आज हमें करना है मात्रा चिन्ह। ध्वनि हमने पढ़ी है, वर्ण हम पढ़ रहे थे, अब मात्रा पढ़ेंगे। मात्रा चिन्ह। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार से होता है? हमेशा उनमें स्वरों की सहायता ली जाती है, परंतु लिखते समय हिंदी के अलावा अन्य सभी भाषाओं में स्वरों तथा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है। लिखते समय क्या होता है, हिंदी के अलावा जो दूसरी भाषाएं होती हैं उनमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इकट्ठा लिखा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अंग्रेजी में पिन, PIN अलग अलग लिखा गया, और पी का उच्चारण प तथा ई को मिलाकर हिंदी में किया जाता है, लेकिन लिखते समय व्यंजन और स्वर को अलग से PI लिखा जाता है इंग्लिश में। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला तो जाता ही है, साथ ही मिलाकर लिखा भी जाता है। इंग्लिश में तो अलग अलग स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखेंगे, जैसे PIN अलग अलग, और हिंदी में लिखेंगे जैसे P, इकट्ठा लिखा जाएगा। हिंदी में स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोला तो जाता ही है, साथ में उसको मिलाकर लिखा भी जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दिन के दी को हम कैसे करते हैं, मिलाकर बोलते हैं और मिलाकर लिखते हैं। जैसे दी बोलते भी हम दी है और लिखते भी हम दी है। हम कोई भी वर्ड लिखेंगे दिन से रिलेटेड तो द प्लस ई ऐसे करके नहीं लिखेंगे, बल्कि कैसे लिखेंगे, दिन में दी को दी करके। अतः देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों के लिए दो तरह के चिन्ह बनाए गए हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों के कितने चिन्ह बनाए गए हैं? दो तरह के। एक तो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले स्वर ध्वनियों के लिए अलग लिखित चिन्ह है, तथा व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए अलग से लिखित चिन्ह है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों को कितने प्रकार से लिखा जाता है? दो प्रकार से, दो तरह के इनके चिन्ह बनाए गए हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली स्वर ध्वनियों के लिए अलग से चिन्ह होते हैं, और व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए अलग से लिखित चिन्ह होते हैं। व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहा जाता है। व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनके साथ स्वर वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है, जो शब्द, जो वर्ण, तो वही मात्रा चिन्ह कहलाता है। जैसे ऊपर उदाहरण में आया था, द प्लस ई क्या बन गया? दी। द व्यंजन है और ई स्वर है, तो स्वर को इसके साथ मिला दिया, तो जो ये दी शब्द हो गया, दिन में दी बना है, तो ये क्या कहलाएगा? द के साथ छोटी की मात्रा जो लगी है, ये क्या कहलाएगा? मात्रा चिन्ह। जो स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण ई की मात्रा आ गई, यही क्या कहलाएंगे? मात्रा चिन्ह कहलाएंगे। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। आगत ध्वनियां तथा उनके वर्ण। आगत शब्द का अर्थ है आई हुई या आए हुए। आगत शब्द का क्या अर्थ है? कहीं से आई हुई, बाहर से आई हुई या आए हुए। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में विभिन्न विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। आगत ध्वनियां कौन सी हैं? ये वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में विभिन्न विदेशी भाषाओं से आई हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि इनसे आई हैं, इसलिए इनको विदेशी ध्वनियां भी कहते हैं। जो आई हुई ध्वनियां हैं उनको कौन सी ध्वनियां भी कहते हैं? विदेशी ध्वनियां भी कहते हैं। अब आगत ध्वनियों के उदाहरण है कुछ, देखिए। आगत स्वर। आगत स्वर होता है अ। पहले भी आपको पिछली
मीटिंग में पिछली क्लास में आपको बताया था आगत स्वर होता है अ। अ होता है तो इसके उदाहरण बनते हैं ऑर्डर, ऑफिस, कॉपी, कॉलेज आदि। अ आगत स्वर है, इससे वर्ण ये शब्द बनेंगे ऑर्डर, ऑफिस, कॉपी, कॉलेज, ऑल आदि। और आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ, ज और फ। उदाहरण के अकॉर्डिंग सजा, जरा, जेबरा, जिंदगी, सफर। उदाहरण के लिए कौन से होते हैं? आगत व्यंजन ज, फ, सजा, जरा, सफाई, फर्ज आदि। ये होते हैं आगत व्यंजन। इसमें ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ तो ये ज बोला जाता है, फ के नीचे लगा हुआ तो ये फ बोला जाता है। ये होते हैं आगत व्यंजन। आगत स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हैं। आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं और उनके वर्ण कौन से, ये आपने पढ़े हैं। अब देखिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? शब्दों की रचना विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से होती है। शब्दों की रचना कैसे होती है? विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियों के मेल से हो जाती है। प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होते हैं? निश्चित ध्वनि चिन्ह होते हैं। शब्दों को लिखने के लिए इन्हीं लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों को लिखने के लिए क्या किया जाता है? जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, निश्चित ध्वनि चिन्ह, उन्हीं लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमरा, किताब, गुलाब आदि। कैसे कौन से हैं लिखित चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है? उदाहरण उनके जैसे कमरा, किताब, गुलाब आदि। यह जानने के लिए कि शब्द किन किन ध्वनियों से मिलकर बना है तो स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। शब्द किन किन ध्वनियों से बन करके मिला है उन स्वर को और वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे देखिए इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम। क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। ये स्वर और वर्ण अलग अलग करके लिखे गए हैं। सॉरी, स्वर और व्यंजन। क व्यंजन है प्लस अ स्वर है, इनको अलग अलग करके लिखा गया। इसमें से स्वर अलग निकाल के लिखे गए हैं। ये क्या कहलाएंगे? वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग अलग करके लिखा, व्यंजन को, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग अलग करके लिख कहलाता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद के प्रमुख कुछ नियम भी हैं, लाभ भी हैं। क्या है? हमें यह पता चल जाता है कि शब्द की रचना किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है। वर्ण विच्छेद का क्या लाभ है? ये क्या पता चलता हमें कि शब्द की रचना किन किन ध्वनियों के मेल से हुई है। सेकंड है, फिर वर्ण विच्छेद से हमें ये पता चल जाता है कि उस शब्द में स्वर एवं व्यंजन ध्वनियां किस क्रम से आ रही हैं। और क्या पता चलता है हमें कि उस शब्द में स्वर एवं व्यंजन जो ध्वनियां हैं वे किस क्रम के अनुसार आ रही हैं। तीसरा है, इससे उच्चारण शुद्धियों संबंधी शुद्धियों को अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। जो उच्चारण संबंधी अशुद्धियां होती हैं उनको भी सुधारा जाता है। जैसे कैसे बोला जाता है, एक एक वर्ण से हमें पता चल जाता है कि ये आधा है तो इसकी आवाज, इसकी साउंड कैसे आएगी, पूरा है तो इसकी साउंड कैसे आएगी, ई की मात्रा साउंड कैसे आएगी, ऊ की मात्रा है तो उसकी साउंड कैसे आएगी। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। वर्ण विच्छेद के उदाहरण देखिए, कुछ और दे रखे हैं नीचे। जैसे है प्रकृति, प्रकृति, प हलंत प्लस प के साथ र बोला गया है, र हलंत प्लस र के साथ है बोला गया, प्र र के साथ है बोला गया, प हलंत प्लस र हलंत
प्लस अ प्लस क हलन प्लस क के नीचे री है, री प्लस त हलन प्लस त की आवाज कैसी आई है? ती की, ती छोटी की मात्रा की आवाज आई है, तो ती तो छोटी आ गई। प हलन प्लस र हलन प्लस अ प्लस क हलन प्लस री प्लस त हलन प्लस ई प्रकृति। फिर नेक्स्ट देखिए स्वभाव। स्वभाव में आधा सह आधा सह तो इसको हम स हलंत लिखेंगे। स हलंत प्लस व हलंत प्लस अ प्लस भ हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस अ कैसे है? स्वभाव का स हलंत प्लस व हलंत प्लस अ प्लस भ हलंत प्लस आ प्लस व हलंत प्लस अ। स आधा था तो स हलंत आ गया, इसके साथ अ का प्रयोग नहीं हुआ है। स के साथ अ का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि ये आधा था तो स हलंत आ गया। अब आगे दर्पण देखिए। दर्पण में र ऊपर है, दर्पण में र कैसे बोला जाता है इसको देखिए। द हलंत प्लस अ प्लस र द के बाद अ बोला गया, र इसमें प के ऊपर है तो द के साथ है बोला गया तो द के साथ अ आएगा, द प्लस अ। जैसे ऊपर एक उदाहरण आया था ना प्रकृति, उसमें र के बाद अ आया था, यहाँ द के साथ र आएगा। द हलंत प्लस अ प्लस र आधा है हलंत प्लस अ हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। ये र वाला था, इस करके मैंने इसको आपको बोल के दिखाया है। अब नीचे वाला देखिए स्वास्थ्य। इसमें तीन वर्ड ऐसे हैं, तीन वर्ण कैसे हैं जो कि आधे हैं। स हलंत प्लस व हलंत प्लस आ स्वा, फिर आगे स प्लस स हलंत आधा है तो हलंत आगे कोई नहीं आएगा, प्लस थ आधा है तो यहाँ थ हलंत प्लस य हलंत प्लस आगे फिर ये ऐसे ही दे रखे हैं बहुत सारे उदाहरण। कृपा, गोंद, सौंदर्य का देखिए नेक्स्ट लाइन में है फोर्थ शब्द सौंदर्य। इसको देखिए स हलंत प्लस औ, स हलंत प्लस औ प्लस अनुस्वार, अनुस्वार प्लस द स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य में स हलंत प्लस व हलंत प्लस आ, क्योंकि स आधा है तो इसके बाद कोई अ नहीं आएगा, प्लस व हलंत प्लस व के साथ आ है, आ गया, प्लस स हलंत प्लस व हलंत प्लस ये हलंत प्लस अ स्वास्थ्य। अप्रसन्न, अ अप्रसन्न, अ प्लस प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस स हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस डबल न आ गया, एक न आ गया, आधा है तो हलंत वाला आ गया, फिर बाद में न है प्लस अ। भाई अगर वो अगर ना मानना अगली बात अलग। वो अच्छी बात आगे देखिए है मगर उसने वो प्राप्त मंदिर, मंदिर म हलंत प्लस अ, तो म के साथ अनुस्वार है, म के ऊपर डोट है अनुस्वार है तो प्लस अनुस्वार प्लस द हलंत प्लस ई, मंदिर है ना, द प्लस ई प्लस र हलंत प्लस अ,
आगे एक और देखिए अनुस्वार वाला, अनुस्वार वाला अनुनासिक वाला देखिए, इसी लाइन में चांदी, च हलन प्लस आ प्लस द हलन प्लस ई, च हलन प्लस आ प्लस द हलन प्लस ई, चांदी। तो ये आपके थे वर्ण विच्छेद। अब आगे देखिए वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तथा उनका शोधन। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी होती है मात्राएं, मात्राओं संबंधी अशुद्धियां, मात्राएं संबंधी अशुद्धियां हैं और उनको दूर कैसे किया जाता है ये आपके सामने लिख रखे हैं। अशुद्ध और शुद्ध शब्द, अशुद्ध और शुद्ध शब्द आप इनको देखिए और जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द है अत्याधिक, अशुद्ध शब्द है अत्याधिक, तो इसका शुद्ध बनेगा अत्यधिक। अत्यधिक का शुद्ध क्या बनेगा? अत्यधिक। फिर है अनिवार्य, ये भी अशुद्ध शब्द है, अनिवार्य, तो इसका शुद्ध बनेगा अनिवार्य, अनिवार्य, अनिवार्य। फिर नीचे देखिए री संबंधी, री और र, रीचा, रीचा ऐसे नहीं लिखा जाता बल्कि शुद्ध कैसे लिखाया जाएगा? री, ऋषि वाला आएगा, री चा। नेक्स्ट पेज पर भी हैं बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध शब्द, आप इनको भी सभी को पढ़ लेना। बहुत सारे अशुद्ध शब्द हैं, व ब को लेके, श को लेके, ज लेके, अनुस्वार संबंधी, अनुनासिक संबंधी, र ड संबंधी, ट ठ ड भी हैं। इस सभी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध जैसे भी इसमें लिखा गया है उनको आप पढ़िए। उसके बाद आइए दोहराने के लिए जो दिया गया है उसको दोहराइए। इसमें जितना भी हमने इस पाठ में पढ़ा है उसी को शॉर्ट रूप में इसमें दे रखा है। तो फर्स्ट है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न होता है, व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। जिन वर्णों को बोलने में मुख से वायु बाहर निकलने में रुकावट पैदा होती है, अवरोध होता है, वे व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट या अवरोध उत्पन्न नहीं होता, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में कोई पैदा नहीं होती, वायु बाहर निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, वे स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। हिंदी में दो स्वर हैं। हिंदी में कितने प्रकार के स्वर हैं? दो तरह के, हर्ष स्वर तथा दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर है। हर्ष स्वर तथा दीर्घ स्वर का अंतर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। हर्ष तथा दीर्घ स्वर का अंतर कैसे होता है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है। हर्ष स्वरों की तुलना में दीर्घ स्वरों के उच्चारण में समय दुगना लगता है। हर्ष स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों के बोलने में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में री एक स्वर था, लेकिन हिंदी में स्वर के रूप में इसका उच्चारण समाप्त हो गया। इसका उच्चारण री, ऋषि की जगह री के रूप में होने लगा, जैसे र प्लस ई इसके रूप में किया जाता है। संस्कृत की तरह हिंदी में भी निरअनुनासिक तथा नासिक्य स्वर हैं। संस्कृत में भी हिंदी की तरह ही, संस्कृत की तरह ही हिंदी में भी नासिक्य स्वर हैं और नासिक्य स्वरों को ही क्या कहा जाता है? अनुनासिक। नासिक्य स्वरों को कहा जाता है अनुनासिक। जिन अनुनासिक स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं होता, उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जिन जो हम कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें लिखने के बाद ऊपर जो हम लाइन लगा देते हैं उसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती, जहां वहां तो आता है चंद्र बिंदु का चिन्ह। और जिनके ऊपर
मात्रा चिन्ह होता है। ई ओ ऊ जो भी होती हैं उनके ऊपर लगता है अनुस्वार का चिन्ह, ये डॉट का चिन्ह। व्यंजन वर्णों के भेद मुख्य रूप से दो आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न। व्यंजन वर्णों के जो भेद हैं उनके दो आधारों पर किए जाते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं, उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न। प्रमुख उच्चारण स्थान है, नेक्स्ट है ये प्रमुख उच्चारण स्थान है ऊपर का होठ, ऊपर के दांत, वर्च यानी ऊपर के दांत के पीछे का कठोर भाग। हमारी जीभ के ऊपर का जो गड्ढा होता है वह भाग वर्च कहलाता है। गड्ढे से और दांतों के बीच के भाग को वर्च कहते हैं। तालु, मूर्धा, कंठ आदि। मूर्धा होता है गड्ढा, जो जीभ के ऊपर गड्ढा होता है। गड्ढे के और दांतों के बीच में जो जगह होती है वो वर्च कहलाती है। इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उच्चरित होते हैं वे क्रमशः क्या कहलाते हैं? इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उच्चारित किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, दंत्य, वर्च्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि। ठीक है। जिस स्थान से उन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे क्या कहलाएंगे? होठ से किया जाता तो वे वर्ण ओष्ठ्य कहलाएंगे, दांतों का प्रयोग होता तो दंत्य कहलाएंगे। इस प्रकार से इनके नाम हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी, संघर्षी, अनुस्वार, अंतस्थ आदि भेद भी हमारे सामने आते हैं। उच्चारण, ये तो थे उच्चारण स्थान पहले, अब है उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्शी, संघर्षी, अनुस्वार, अंतस्थ आदि विभेद होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में उच्चारण अवयव ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु के मार्ग में अवरोध या रुकावट पैदा करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पता लग गया होगा स्पर्शी व्यंजन कौन से कहे जाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कवर्ग, स्वर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग ये 25 स्पर्शी व्यंजन आते हैं। फिर है नेक्स्ट, कुछ व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव उच्चारण स्थान के बहुत निकट आ जाते हैं, लेकिन वायु मुख से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। उच्चारण स्थान के जो अवयव वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण अवयव जो होते हैं उच्चारण स्थान के बहुत निकट आ जाते हैं, जिससे वायु मुख से घर्षण करती हुई बाहर निकल जाती है। ऐसे व्यंजन क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन। क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन। इसमें होते हैं सो, शो, झ, फ, ख, ह आदि। अब अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं 4 व्यंजन, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। और इनके 3 उपभेद हैं, अर्धस्वर, लुंठित तथा पार्श्विक। अर्धस्वर, लुंठित तथा पार्श्विक। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को अ स्वर का आधार लेकर अंग तथा अ के रूप में दिखाया जाता है, अतः इनको अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो अनुस्वार है लाइन के ऊपर आता है और विसर्ग है जो 2 डॉट हैं, इनको कैसे लिखा जाता है? अ के ऊपर लिखेंगे डॉट को तो अंग बोला जाएगा और अ के बाद में लिखेंगे तो अह के रूप में इनको बोला जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। हिंदी में व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। हिंदी में व्यंजन और स्वर दोनों को मिलाकर ही बोला जाता और लिखा जाता है, अतः स्वर वर्णों के लिए 2 तरह के लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं,
मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। व्यंजन के बाद जो मात्राएं लगती हैं, स्वर वाली मात्राएं लगती हैं, उनको स्वर वर्णों को मात्राएं कहा जाता है। नेक्स्ट है अनुनासिक एक नासिक्य स्वर है तथा अनुस्वार क्या है? एक नासिक्य व्यंजन है। अनुनासिक तो नासिक्य स्वर है और अनुसार एक नासिक्य व्यंजन है। नेक्स्ट है शब्द के अंत में अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में होता है तथा शब्द के मध्य में आगे आने वाले व्यंजन के वर्ग के नासिक्य वर्ण के रूप में किया जाता है। जो मध्य में आएगा अंत में होगा तो मैं के रूप में होता है और मध्य में आता है तो उसी वर्ग के अंतिम वर्ण के रूप में आता है। जैसे कवर के अंदर आएगा तो ञ के रूप में होगा और चवर के उसमें आएगा तो य, ऐसे हर वर्ग के लास्ट वाले वर्ण के रूप में इसको लिखा जाता है। विसर्ग भी एक व्यंजन है। हिंदी में इसका मूल उच्चारण समाप्त हो चुका है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के रूप में ही किया जाता है। विसर्ग भी क्या है? एक व्यंजन है और हिंदी में तो इसका मूल उच्चारण समाप्त हो गया है। ह व्यंजन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण ह व्यंजन के रूप में ही किया जाता है। यह जानने के लिए कि किसी शब्द की रचना किन किन ध्वनियों या वर्णों के मेल से हुई है, उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यह जानने के लिए कि किसी शब्द की रचना किन किन ध्वनियों से हुई है या किन किन वर्णों के मेल से हुई है, उस शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। फिर है लास्ट पॉइंट, वर्ण विच्छेद के आधार पर उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को ठीक किया जा सकता है। वर्ण विच्छेद के आधार पर उच्चारण संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उनको भी वर्ण विच्छेद के आधार पर किया जा सकता है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट, तो फुल लेसन आपको रीड करना है। इसकी बैक एक्सरसाइज आप